माँ जी कहाँ हैं आप? विकास घर आते ही माँ जी को आवाज लगाता है। नीलम कहती है, माँ जी तो अपने कमरे में विश्राम कर रही हैं जी। ये आप क्या लेकर आए हैं? इतने सारे शॉपिंग बैग्स, वाह! इतनी सारी शॉपिंग आप मेरे लिए करके लाए हैं? नीलम खुश परंतु आश्चर्यचकित होकर विकास से पूछती है। विकास कहता है, अरे पगली, ये सब शॉपिंग तुम्हारे लिए नहीं की है, ये सब तो मैं अपनी प्यारी माँ जी के लिए लाया हूँ। चलो माँ जी के कमरे में चलकर उन्हें सरप्राइज देते हैं। इतने सारे नए और अच्छे अच्छे कपड़े देखकर तो माँ जी खुश हो जाएंगी। शॉपिंग बैग्स हाथ में उठाए दोनों माँ जी के कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। माँ जी देखिए, मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूँ। विकास एक शॉपिंग बैग में से बनारसी साड़ी निकाल कर माँ जी को दिखाता है और कहता है, माँ जी ये बनारसी साड़ी है, बनारसी। नीलम भी पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ माँ जी, ये आप पर खूब अच्छी लगेगी। फिर विकास दूसरे बैग में से एक बहुत सुंदर लखनवी कढ़ाई का जालीदार सूट निकालकर माँ जी की तारीफ करते हुए कहता है, माँ जी इस सूट में तो आप बिल्कुल कैटरीना कैफ लगेंगी। इतना सुनते ही माँ जी खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। साथ में विकास और नीलम भी हंस पड़ते हैं। इसी तरह विकास कई और सुंदर सुंदर चीजों का अपनी माँ लता जी के सामने ढेर लगा देता है। फिर विकास माँ जी के लिए अपनी पत्नी नीलम को चाय बनाकर लाने के लिए कहता है। तीनों बैठकर चाय पीते हैं और गप्पे मार रहे होते हैं। तभी नीलम विकास को इशारे से अपने कमरे में चलने के लिए कहती है। दोनों पति पत्नी उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में आते ही नीलम दरवाजा बंद करके विकास पर भड़कना शुरू कर देती है। क्यों जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आखिर क्या जरूरत थी आपको इस मोटी के लिए इतनी महंगी शॉपिंग करने की? आज तक पत्नी के लिए भी लाए हो बनारसी साड़ी और लखनवी कढ़ाई के सूट। 7 साल हो चुके हैं शादी को पार। मजाल है कि कभी भूले से भी पत्नी के लिए कोई गिफ्ट लाए हो श्रीमान। नीलम गुस्से में विकास पर चिल्लाई जा रही थी, तो विकास ने पत्नी का गुस्सा शांत करते हुए कहा, भाग्यवान, तुम गुस्सा क्यों करती हो? तुम तो जानती ही हो ना, ये सब मैं आखिर तुम्हारे और अपने बेटे के लिए ही तो कर रहा हूँ। एक बार, बस एक बार इस मोटी मामी की प्रॉपर्टी हमारे हाथ लग जाए तो वारी के न्यारे हो जाएंगे हमारे। तुम्हें पता भी है मामा जी करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ कर गए हैं, लेकिन ये मोटी इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। बड़े ही प्यार से इस मोटी मछली को अपने जाल में फंसाना पड़ेगा। नीलम, जो बड़े ही ध्यान से पति की बात सुन रही थी, सोचते हुए बोली, हाँ जी आप ठीक ही कहते हो। अभी थोड़ा सा पैसा खर्च करके जो करोड़ों का माल हमारे हाथ लगने वाला है, सोच कर ही मेरे दिल को चैन आ रहा है। मोटी के पास इतनी दौलत है कि हमारी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। फिर नीलम कुछ सोच में पड़ जाती है और कहती है कि विकास, अगर इस मोटी ने अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं की तो? विकास कहता है, अरे पगली, इस मोटी के आगे पीछे है ही कौन? न बाल न बच्चे, हमारे अलावा इसको देखने वाला कोई नहीं है। आखिर जाएगी कहाँ ये मोटी? इधर विकास और नीलम अपनी मामी जी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरा प्लान बना रहे होते हैं। उधर लता जी इन दोनों की प्लानिंग से बेखबर सोचती थी कि मेरा भांजा और बहू मेरी कितनी सेवा करते हैं, दोनों कितने अच्छे हैं। लता जी अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। उनकी पिताजी की दिल का दौरा पड़ने की वजह से अचानक मौत के कारण कम उम्र में ही विवाह कर दिया गया। लता जी की शादी एक बहुत भरे पूरे संपन्न सुखी परिवार में हुई थी। उनके पति सागर जी तो जी जान से उनको प्यार करते थे और लता जी की सास का भी बहू बहू करते करते मुंह न सूखता था। ढेरों नौकर चाकर लता जी के आगे पीछे घूमते रहते। लता जी की सास विमला देवी जी भी उनको किसी काम को हाथ तक न लगाने देती थी। उनको हथेली का छाला बनाकर रखती थी। घर में खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं थी। ससुराल में लता जी को हर सुख की प्राप्ति हुई जिसकी एक लड़की को इच्छा होती है, परंतु संतान के सुख से वंचित रही। शादी के 7 साल भी लाख कोशिशों के बावजूद लता जी को संतान का सुख ना मिल सका था। सागर जी का अपनी पत्नी के प्रति जो प्रेम था उसमें अभी भी कोई कमी ना आई थी, परंतु विमला जी का स्वभाव लता जी के प्रति अब विपरीत हो चुका था। विमला देवी जी अपना बहू का जो स्नेह सम्मान और दुलार किया करती थी, अब वो प्यार और सम्मान धुतकार और तानों में बदल चुका था। लता जी को बात बात पर बांझ होने के ताने सुनने पड़ते थे। लता जी को अब मनहूस समझा जाने लगा था। जब भी गांव में किसी औरत की गोद भराई होती तो लता जी को उनकी सास ये कहकर जाने से रोक दिया करती थी कि अपना मनहूस काला साया लेकर वहां मत जाना। लता जी अंदर ही अंदर कुटती रहती थी। लता जी मंदिर जा जाकर कभी भगवान से प्रार्थना करती तो कभी व्रत रखती कि उनके आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंजे, उनकी गोद भी हरी हो जाए। कई बार दोनों पति पत्नी ने वैष्णो देवी
और केदारनाथ जाकर मन्नत भी मांगी, लेकिन बस भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। कई बार दोनों पति पत्नी ने विमला देवी जी से बच्चा गोद लेने की भी बात कही, परंतु विमला देवी जी ने यह कहकर मना कर दिया कि अपना खून अपना ही होता है। विमला देवी जी तो बहू को ताना मारने का कोई मौका नहीं जाने देती थी। पोती पोती के सुख से तरसते हुए विमला जी चल बसी थी। कुछ सालों बाद सागर जी भी इस दुनिया में लता जी को अकेला छोड़कर परलोक सिधार गए। अब जवानी तो इंसान किसी तरह काट ही लेता है, परंतु बुढ़ापे में किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है। लता जी अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उनकी बूढ़ी हड्डियों को भी किसी के सहारे की जरूरत थी। और बात यह भी थी कि अब लता जी असुरक्षित महसूस भी करने लगी थी कि कहीं प्रॉपर्टी के लालच में कोई उनको हानि न पहुंचा दे। इसीलिए उन्होंने अपने भाई के बेटे और बहू को अपने साथ अपने घर में रखने का निर्णय लिया। सोचा था कि भांजे और बहू के आने से घर में रौनक तो होगी ही, साथ ही जिस संतान के सुख से मैं उम्र भर वंचित रही, कम से कम बुढ़ापे में ही मुझे थोड़ा सुख मिल सकेगा। अरे ये क्या माँ जी, आप सूखी सूखी चाय पी रही हैं? ये कहते हुए विकास ने नीलम को आवाज लगाई, नीलम और नीलम इधर आओ जरा। नीलम किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ जी? विकास बोला, भाई तुमने मेरी प्यारी माँ जी को सूखी सूखी चाय पकड़ा दी, और जरा चाय के साथ वो बटर कुकीज भी लेकर आओ जो मैं कल लेकर आया था। नीलम कुकीज लेने किचन में चली जाती है और इधर विकास माँ जी के पैर दबाने लगता है। लता जी विकास से कहती है, बस बेटा इतनी सेवत मत किया कर तू मेरी। तुम लोग इतना ख्याल रखते हो मेरा, मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हो, वही मेरे लिए काफी है। तुम जैसे बेटा बहू पाकर मैं धन्य हो गई। तभी नीलम किचन में से कुकीज लेकर आती है और लता जी के हाथ में थमाते हुए बोलती है, नहीं नहीं माँ जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं और विकास तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमें आपके रूप में माँ का प्यार मिल रहा है और हमारे बेटे को दादी का प्यार मिल रहा है। नीलम भी बातें मिलाते हुए लता जी के हाथ पांव दबाने लग जाती है। अगली सुबह नीलम लता जी के उठने से पहले ही उनके लिए नहाने का पानी गर्म करके रख देती है और उनके कपड़े भी अच्छी तरह इस्त्री कर देती है। वॉशरूम में तौलिया और बाकी सामान भी पहले से ही रख देती है। जैसे ही लता जी सोकर उठती हैं, वैसे ही नीलम दौड़कर उनके लिए सबसे पहले बेड टी ले आती है और फिर जैसे ही लता जी वॉशरूम की तरफ बढ़ती हैं तो कहती हैं, माँ जी आज का तापमान जरा कुछ कम है, इसलिए आप ठंडे पानी से मत नहाइएगा। मैंने आपके लिए पहले से गर्म पानी की बाल्टी रख दी है और बाकी सब सामान भी पहले से ही रख दिया है और आपके फेवरेट साड़ी भी मैंने इस्त्री कर दी है। माँ जी, नीलम का सेवा भाव देखकर लता जी मन ही मन सोचती हैं कि मेरी सगी बहू भी होती तो वो भी शायद मेरी इतनी सेवा ना करती जितनी कि नीलम करती है। भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बहू देकर मेरा बुढ़ापा आसान बना दिया है। आने वाली यातनाओं से अनजान लता जी मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती हैं और नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती हैं। लता जी के जाते ही नीलम मुंह पिचकार कर बुदबुदाती है, पता नहीं कब तक इस बुढ़िया की सेवा करनी पड़ेगी, और बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। शाम को विकास नौकरी से घर आता है तो माँ को बाजार ले जाकर चाट खिलाने की जिद करता है। चलिए ना माँ जी, आप सारा दिन घर में ही तो रहती हैं, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, आज मौसम बड़ा सुहाना है। नीलम भी विकास की हाँ में हाँ मिलाते हुए माँ को मनाने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ माँ जी चलिए ना प्लीज। वैसे भी जैन चाट भंडार वाले की चाट के तो क्या ही कहने, इस मौसम में तो ठंडे ठंडे दही बल्ले और चटपटे गोलगप्पे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। सोचकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। नीलम की बात सुनकर लता जी हंसने लगती हैं और कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, घूमने फिरने के दिन तो अब तुम्हारे हैं, तुम लोग ही चले जाओ बेटा। तो विकास कहता है कि आपके बिना क्या मजा आएगा माँ जी, आप जाएंगी तो ही हम जाएंगे वरना नहीं। लता जी चलने के लिए राजी हो जाती हैं और सब लोग बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। सब लोग स्वादिष्ट चाट खाकर घर वापस आ जाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कमरे में जाते ही नीलम कहती है कि अब तो आओ भगत करके हमने मोटी को बोतल में उतार लिया है, अब तो लगता है जल्दी ही मोटी अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देगी। विकास भी बोलता है, और क्या मोटी इतनी प्रॉपर्टी मरने के बाद अपने साथ लेकर जाएगी क्या? सोच सोच कर ही खुश होते हुए दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह भी माँ जी की खूब आवभगत करके नीलम कहती है, माँ जी मैंने कई दिनों से आपके कमरे की सफाई नहीं की, काफी धूल मिट्टी जमा हो गई है हर जगह। ठीक है बहू, तुम सफाई कर लो, मैं तब तक बाहर आंगन में बैठ जाती हूँ। इतना कहकर लता जी बाहर आंगन में चली जाती हैं और लता जी के जाने के बाद नीलम लता जी के कमरे की अच्छे से सफाई करने लगती है। कोने कोने से धूल मिट्टी साफ करती है,
हर चीज झाड़ पोंछ कर अच्छे तरीके से रख देती है और बेड पर नई चादर भी बिछा देती है। सफाई करते करते नीलम लता जी की सेफ अलमारी में घुसती है, जिसके अंदर की तरफ एक लॉकर बना होता है। बस फिर क्या था, नीलम का खुरापाती दिमाग लग जाता है उसे खोलने के लिए। नीलम सोचती है कि जरूर मोटी ने इसमें कोई ना कोई कीमती चीज या बेशकीमती गहने वगैरह रखे होंगे। यही सोचकर वो लॉकर की चाबी खोजने लगती है। काफी ढूंढने के बाद नीलम को लता जी के कपड़ों की तह के नीचे से चाबी मिल जाती है। नीलम उत्साहपूर्वक लॉकर खोलती है, जिसमें एक फाइल मिलती है। नीलम के मुंह से निकलता है, धत तेरी की, मैंने तो सोचा था कि इसमें मोटी ने रुपये पैसे या कीमती गहने रखे होंगे, पर इसमें तो कागज के टुकड़ों से भरी एक पुरानी सी फाइल है। चलो कोई बात नहीं, खोलकर देखते हैं क्या है, आखिर इसमें है क्या। नीलम फाइल खोलती है और पढ़ना शुरू कर देती है। नीलम जब फाइल का दूसरा पन्ना पलटती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। फाइल वापस लॉकर में रखकर अलमारी बंद कर देती है। सफाई होने के बाद लता जी वापस आकर अपने कमरे में आराम करने लगती हैं और उधर नीलम का सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा होता है। विकास जब ऑफिस से आकर अपने कमरे में जाता है तो नीलम को यूं अफसोस में बैठे हुए देखता है तो कहता है, क्या हुआ मेरी प्यारी पत्नी, इतनी गहराई से क्या सोच रही हो तुम। विकास को देखते ही नीलम फूट फूट कर अपने सीने पर हाथ मार मार कर बुरी तरह रोने लगती है और रोते रोते बोलती है, भगवान हारी फूटी किस्मत। विकास नीलम को यूं रोते हुए देखता है तो वो भी सत्य में आ जाता है। बोलता है, अरे भाग्यवान, रो क्यों रही हो, आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। रोते रोते नीलम पति को बताती है कि आपने दिन रात प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझसे उस मोटी की सेवा करवाई, जबकि उस मोटी बुढ़ी ने तो पहले ही अपनी वसीयतनामे में अपनी सारी जायदाद मंदिर के नाम लिख दी है। इतना सुना था कि विकास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह भौचक्का रह जाता है। मारे गुस्से के उसका चेहरा तमतमा उठता है। वो गुस्से में पागल होकर लता जी के कमरे की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाता है, नीलम हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और बोलती है कि नहीं विकास, नहीं, ऐसे नहीं, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे उस बुढ़ी को। अरे इतनी सेवा तो आज तक मैंने अपनी सगी माँ की नहीं की जितनी उस मोटी की है। और ये इतनी चालाक निकली कि सारी प्रॉपर्टी हमारे बजाय मंदिर को दान करके बैठ गई। विकास, जितनी सेवा हम दोनों ने इस मोटी की है, जब तक इतनी ही सेवा इससे ना करा लूं, इसे इतना ना सता लूं, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। विकास भी कहता है कि सही कहती हूँ नीलम, इस बुढ़िया को हम मिलकर ऐसा मजा चखाएंगी कि सातों जन्मों तक याद रखेगी। दोनों पति पत्नी मिलकर लता जी को सताने का प्लान बनाने लगते हैं। अगली सुबह जब लता जी उठकर बाहर आंगन में आती हैं तो नीलम वहां पहले ही अकड़ कर बैठी होती है। लता जी नीलम से कहती है, बहू आज तुमने मुझे बैठ दी। लता जी की बात बीच में काट कर नीलम चिल्लाकर बोलती है कि मोटी बुढ़िया, बहुत पी ली तूने बैठे बैठे बेटी, बहुत सेवा करवा ली तूने अपनी। अब मेरी बारी है, आज से तू मुझे चाय बनाकर पिलाएगी, बल्कि चाय क्या, आज से घर का सारा काम भी तू करेगी। चल मोटी जा किचन में और काम पर लग जा। लता जी नीलम की बात सुनकर हैरान रह जाती हैं, परंतु बिना कुछ कहे किचन में जाकर काम करने लगती हैं। लता जी बड़े शांत स्वभाव और बुद्धिमान महिला थी, बड़ी सूझबूझ से काम लिया करती थी। इसीलिए नीलम से कुछ भी कहना उन्होंने जरूरी नहीं समझा और चुपचाप काम करती रही। लता जी किचन का काम करके हटी ही थी कि इतने में विकास अपनी शर्ट लेकर आता है और लता जी के मुंह पर फेंक कर मारता है, ये ले मोटी, ये मेरी सफेद टी शर्ट अच्छे से धोकर इस्त्री करके ला। याद रखना, थोड़ी सी भी मैली रह गई तो तेरी खैर नहीं। सुनकर लता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू लिए लता जी शर्ट धोने के लिए चली जाती हैं। लता जी इस उम्र में इतना काम करके थक कर चूर हो जाती हैं और सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती हैं। इस समय उनका अंग अंग चूर चूर हो चुका होता है। अगली सुबह होते ही विकास और नीलम का अत्याचार फिर से शुरू हो जाता है, बल्कि यह अत्याचार अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। मोटी और मोटी कहाँ मर गई। लता जी दौड़ते हुए आई। विकास चिल्लाते हुए बोला, आज ऑफिस से मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना देना। वेजिटेबल पुलाव, मटर पनीर की सब्जी, पूरी और साथ में रायता और खीर भी। विकास खाने की लंबी लिस्ट सुनाते हुए बोला, और हर पकवान ऐसा स्वादिष्ट होना चाहिए कि मेरे दोस्त उंगली चाटते रह जाएं। चिल्लाते हुए बोला, जा काम पे लग जा। इस तरह आज सुबह से ही लता जी की ड्यूटी किचन में लगा दी गई। लता जी भी सहमी सी चुपचाप किचन में जाकर काम पर लग गई। लता जी ने 4 घंटे में पसीना बहाकर, बूढ़ी हड्डियों को रगड़कर विकास के कहे मुताबिक सारे एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवान बनाए। विकास के दोस्तों ने जब खाने की तारीफ की तो विकास खुश होकर बोला कि सारे के सारे पकवान मेरी प्यारी पत्नी ने बनाए हैं।
नीलम भी इतरा इतरा कर अपनी तारीफ सुनने लगी। ये सब देख लता जी की आंखों में आंसू आ गए। मेहमानों के जाने के बाद लता जी ने सारे बर्तन धोए, किचन समेटा और सफाई की। खाने के लिए थाली निकाली तो देखती है उनके लिए खाने को कुछ बचा ही नहीं था। लता जी ने किसी तरह अपने आंसू रोके और भूखे पेट ही अपने कमरे में सोने चली गई। भूखे पेट अब उनकी तबीयत भी खराब होने लगी और चक्कर आने लगे। एक तो बहू और भांजे के ताने, दूसरी तरफ सूखी आंख। जब वह वॉशरूम जाने के लिए उठी तो चक्कर खाकर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। नीलम ने देखा तो उठाने की बजाय हंस पड़ी और बोली, खा खा कर इतनी मोटी भैंस हो गई है कि चला भी नहीं जाता ठीक से। लता जी किसी तरह अपना बेजान शरीर धकेल कर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। अब तो हर रोज की यही कहानी थी। लता जी को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि अब अत्याचार और नहीं सहना। लता जी बहुत समझदार महिला थी। वे अपना सारा सामान इस तरीके से रखती थी कि अंधेरे में भी जिस चीज को हाथ लगाती उठा लिया करती थी। जब उन्होंने अपना कमरा ध्यान से देखा तो एक दो चीजें अपने स्थान से हिली हुई थी। लता जी तुरंत उठकर अपनी अलमारी की तरफ दौड़ी। अलमारी का हाल भी कुछ ऐसा ही था और उनके लॉकर की चाबी भी वहां नहीं थी जहां वे रखा करती थी। बस फिर क्या था, सारी कहानी लता जी को साफ साफ समझ में आ गई कि यह सब कारनामा नीलम का है, क्योंकि वो ही कुछ दिन पहले कमरे की सफाई करने आई थी और तभी उसने वे प्रॉपर्टी के कागजात देख लिए जो लता जी ने अब तक छुपा कर रखे हुए थे। लता जी समझदार होने के साथ साथ एक दृढ़ निश्चय वाली महिला थी। उन्होंने मन ही मन निर्णय ले लिया था कि इन सांपों से खुद की रक्षा तो करूंगी ही साथ इनको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि नानी याद दिला दूंगी। अगले दिन कुछ बहाना करके लता जी पास के गांव में धर्मेंद्र जी के पास पहुंची, जिनका एक अखाड़ा था। वो खुद भी किसी जमाने में पहलवान रह चुके थे। लता जी उनको अपना राखी भाई मानती थी। वो भी लता जी का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें अपनी मुंह भोली बहन मानते थे। लता जी अपने भाई धर्मेंद्र से मिलकर खूब रोई और उन्हें अपने ऊपर हुए अत्याचार की सारी कहानी सुनाई। बस इतना सुनना था कि धर्मेंद्र जी अपने तगड़े तगड़े पहलवानों के साथ निकल पड़े विकास और नीलम को सबक सिखाने। जब वो लोग घर पहुंचे तो विकास और नीलम दोनों मस्त होकर विश्राम कर रहे थे। पहलवानों ने दोनों को उठा उठा कर पटका और बोले, क्यों रे, हमारी बहन की नींद हराम करके तुम दोनों यहाँ आराम से सो रहे हो? उठाओ दोनों को और ले चलो अखाड़े में। धर्मेंद्र जी ने अपनी रोबदार आवाज में कहा। सुनते ही विकास और नीलम दोनों सब पका गए और भीगी बिल्ली की तरह कांपने लगे। कौन है आप लोग और हमें क्यों मार रहे हो और हमें अखाड़े में ले जाने की बात क्यों कर रहे हो? उनमें से एक पहलवान बोला कि तुमने हमारी मासूम सी बहन पर इतना अत्याचार किया, अब हम तुम्हें अखाड़े में ले जाकर छठी का दूध याद दिलावेंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखोगे भूतनी के। ऐसा बोलते ही पहलवान ने विकास को जोरदार पटकी दी। पटकी खाकर ही विकास को सच में नानी की याद दादी सब याद आ गई। लता जी ने भी नीलम और विकास दोनों को जोरदार तमाचा कान के नीचे जड़ा। बस फिर क्या था, दोनों रोते हुए लता जी के पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे, लेकिन लता जी ने उनको माफ नहीं किया। पहलवानों ने वहां पड़े लट उठाकर दोनों को ढूंढ डाला और कहा, इब माफी का टाइम खत्म और सजा का टाइम शुरू। पहलवानों ने दोनों को अच्छे से धोने के बाद बोला, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो लता बहन के आस पास तो दूर इस गांव में भी नजर न आना। इतना सुनते ही दोनों दुम दबाकर भाग खड़े हुए। लता जी ने तब चैन की सांस ली और अपने घर की शुद्धिकरण कर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, इस सच्ची घटना पर आधारित कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आज के कलयुग में अपनी सगी औलाद भी माँ बाप को धोखा दे देती है और खासकर बुढ़ापे के मोड़ पर साथ छोड़ देती है। इसीलिए किसी अनजान पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में अच्छे लोग नहीं हैं, परंतु सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।